हृदय की अनंत गहराइयों से एक बार फिर संघर्ष कोचिंग सेंटर नगरा बलिया आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बनिक यौगिक, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं या इसको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो कार्बनिक यौगिक है उसी को हम हाइड्रोकार्बन का भी नाम देते हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा है कि वे यौगिक जो सामान्यतः कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक या उसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लिखा गया है कि मेथेन है, एथेन है, प्रोपाइन है, ब्यूटीन है, ईटीसी। इसी तरह से बहुत से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से देखिए लिखे हैं कि क प्लस ह इजकल टू कह, अर्थात इस परिभाषा को ही छोड़ दीजिए। बस हम लोग अपने दोस्तों मित्रों कहीं भी बैठते हैं तो आपस में चर्चा होती है तो शायद एक बात कह देते हैं ए कह, तो देखिए यहाँ क से शब्द याद कर लीजिए कार्बन, ह से हाइड्रोजन, और इसी कार्बन और हाइड्रोजन तो यहाँ लिखे हैं कि C&H यानी कि C से कार्बन और H से हाइड्रोजन, अर्थात ये वही यौगिक आएंगे कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बनते होंगे। तो एक छोटा सा ये चीज तो सबको मालूम है कि कह लें, जो भी अपने हृदय की बात है भाई कह लें, तो कह लेंगे तो कार्बनिक यौगिक जान जाएंगे कि क से कार्बन, ह से हाइड्रोजन, अर्थात जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने उसी को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बनिक यौगिक जो हैं इसके दो पार्ट्स हैं। मैंने लिखा खुली श्रृंखला कार्बनिक यौगिक, दूसरे को बोले हैं बंद श्रृंखला कार्बनिक यौगिक। अगर बात हम लोग खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक की कर देते हैं तो देखिए जैसे यह कार्बन है, इस कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा है, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसी तरह से अगर हम जहाँ से चल कर आए हैं अगर जहाँ तक हमको जाना होगा उस कार्बन को जोड़ते रहें, लेकिन फिर भी इस कार्बन की श्रृंखला खत्म होगी नहीं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक अनंत तक होते हैं। जैसे देखिए आप लोग, मैं सोच रहा हूँ कि आज तक तो खुली श्रृंखला वाली कार्बनिक यौगिक ही हैं, इसको हम लोग क्यों ना बंद श्रृंखला में कर लें, तो शायद ऐसा संभव नहीं है। एक चीज संभव है, अगर आप लोग कहिए कि सर सी से सी जोड़िए, इससे ये सी जुड़ा है, इससे ये सी जुड़ा है, तो फिर कह दो सर ऐसे जोड़ दीजिए ना सी को, शायद इसका ये सिरा बंद हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है। शायद हम लोग उस किसी प्राइमरी पाठशाला में ये शिक्षा नहीं लिया होगा कि इसको हम लोग सी कहेंगे। इसलिए कहेंगे कि खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक अनंत तक होते हैं, इसका अंत नहीं होता है। देखिए इसको एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, इसको वसीय यौगिक भी कहा जाता है। इसके तीन भाग होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पे इसका जो लिखा हूं मैंने जीएफ लिखे हैं, तीनों का जीएफ। जीएफ इजकल टू, जी का मतलब होता है जनरल, एफ का मतलब फार्मूला होता है, जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। देखो इसमें एल्केन जो लिखा गया है, एल्कीन लिखे हैं, एल्काइन लिखे हैं। मित्रों इसमें एक चीज कॉमन आप लोग को दिखती होगी, जैसे एल्क, 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 ये तीनों चीज कॉमन है। तो यहाँ एल्क का अर्थ क्या होता है? अगर हम बात करेंगे एल्क का अर्थ की बात करेंगे तो एल्क का अर्थ होता है कार्बन परमाणु की संख्या, इसको बोलेंगे कार्बन परमाणु की संख्या। तो कार्बन परमाणु की संख्या अर्थात नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो ये कार्बन परमाणु की संख्या, यह एल्क हमको डिनोट करता है कार्बन परमाणु की संख्या को, तथा इसमें N जुड़ा है, इन जुड़ा है, आइन जुड़ा है। तो बाबू ये कहता है एल्क कि एल्क का अर्थ तो कार्बन परमाणु की संख्या होता है, बट उसमें N जो होगा वो सिंगल बॉन्ड को डिनोट करेगा, इन जो होता है डबल बॉन्ड, और आइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये कार्बन परमाणु की संख्या है सी, ये मैंने बताया कि खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों का कभी अंत नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक है, एल्क माने कार्बन परमाणु की संख्या हो गया, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, आप लोग देख रहे हैं कि ये सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बट
इसमें क्या होगा कि एल्क मतलब यहाँ भी कार्बन परमाणु की संख्या होगी, लेकिन जब इन की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि हर कार्बन के पास हम डबल बॉन्ड लगाते रहे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। इसमें हम लोग को देखना है कि कार्बन परमाणु की कितना हो बड़ी स्ट्रेंथ हो, कितना हो बड़ी लाइन हो, श्रृंखला हो, तो उसमें कहीं ना कहीं बस एक जगह पर ही आप डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से ये एल्काइन है, एल्क का मतलब यहाँ भी कार्बन परमाणु होगा, और आइन का मतलब ये होगा कि इसमें कहीं भी एक जगह पर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। और इनसे जो एग्जाम्पल बना लें, जैसे इससे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 मुख्य रूप से 4 कार्बन हैं, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो N=, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इस फार्मूले पर हम जांच करें, जनरल फार्मूला इसीलिए बनाया गया है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। देखिए इसके लिए यहाँ पर फार्मूला लिखें CnH2n+2। Cn मतलब नंबर ऑफ कार्बन, H2n मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी 2 दिया है और +2, यहाँ कार्बन 4 है तो लिखेंगे 4 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है और +2, तो 4 दूनी के 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10। इसका मतलब कि इस स्ट्रक्चर में 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 3 2 5 2 7 3 10, अर्थात H बराबर 10। इसका मतलब कि ये संरचना सही है। अब देखिए इसको इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हम बात करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, तो इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है 3, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इसका रहा। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका अगर हम नाम देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। देखिए कैसे इसको मैंने ब्यूटेन कहा, ब्यूटीन कहा, ब्यूटाइन कहा, इसको जानने के लिए एक छोटी सी इस गतिविधि का प्रयोग कर लें। बस याद रख लीजिए कि अगर एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, कौन ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसमें कौन कहता है, दिमाग लगाइए, बस एक थोड़ी सी अपनी सोच बना लीजिए कन्फर्म। अगर इसका ट्रिक याद कर लो कि कार्बन के 2 गुना +2 H होगा तो वह N लग जाएगा। अगर इसमें याद कर लीजिए कि कार्बन के 2 गुना H होगा तो इन लगा लीजिए। यहाँ पे कार्बन के 2 गुना से 2 कम अगर H दिखे तो आइन लगा लीजिए। यही होता है इसका ट्रिक। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या 4 है, 4 का 2 गुना में 2 जोड़ लीजिए तो ये हाइड्रोजन निकल कर आ गया। इतना कार्बन 4 है, 4 का 2 गुना 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे 10 इसके बराबर हो गए। इसमें चलते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है तो कार्बन का 2 गुना बस, तो 4 कार्बन का 2 गुना करेंगे, 4 दूनी के 8, इसका मतलब इसमें 8 हाइड्रोजन होगा। इसमें देखिए एल्काइन की बात करेंगे, कार्बन के 2 गुना से 2 कम, 4 कार्बन का 2 गुना माने नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो 4, नंबर ऑफ कार्बन तो 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो 2, तो 4 का 2 गुना -2, 4 का 2 गुना 8 और 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा। इसका मतलब इसमें 6 कार्बन है। तो ये रहा इस कार्बनिक यौगिक, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, जिसको हम एलिफैटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसको वसीय यौगिक भी कहा जाता है। यहाँ रह गई सवाल कि कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं को याद करें। देखिए कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं को याद करेंगे ऐसे इस संघर्ष कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिएगा। यहाँ पे बहुत सारी आपको जानकारियाँ पल पल में दी जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखे हैं कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं में मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। देखिए इसमें 2 चीज़ें, आगे चलेंगे तो बहुत से कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात हम लोग करेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं, तो ये कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में हम बताएंगे। तो इसमें 2 चीज़ें आएंगी, 2 चीज़ें, जैसे एक चीज़ आएगी कि एक शब्द हम लोग को देखने को मिलेगा अनुलग्न और दूसरा शब्द देखने को मिलेगा पूर्वलग्न। जो इसको हिंदी के अंतर्गत शायद हम लोग पढ़ते होंगे कि जो प्रत्यय और उपसर्ग की बात होती है, सेम वही चीज यहाँ पर भी है, अनुलग्न और पूर्वलग्न। देखिए इसको थोड़ा सा सुधरे हुए वर्ड है, इसको आप लोग बिगाड़ दीजिए और उसको बिगाड़ कर एकदम अपने मन के अंदर इसको बसाइए
कि लिखे हैं अनुलग्न और पुरुलग्न। तो देखिए भाई, इसको तोड़ते हैं अगर अनुलग्न को, तो कहिएगा कि अनुधन लगन। लग्न मत पढ़िए, थोड़ा सा इसको वो कर दीजिए, कहिएगा कि अनुलगन। तो भाई अनु का तो अर्थ होता है बाद में, और जो लगन शब्द है तो लगन का अर्थ होता है जुड़ना। तो देखिए, एक देहात में कहावत भी कही जाती होगी कि लगन, तो वही लगन तो मान लीजिए कि अनु मतलब किसी की, अनु मतलब बाद में, और लगन मतलब जुड़ना, जो बाद में जुड़ते होंगे, माने जिसकी लगन बाद में होगी। आप पूर्व लगन मतलब जिसकी लगन, पूर्व माने पहले और लगन माने जुड़ना, जो पहले जुड़ते होंगे उसे पूर्व लगन का। देखिए जैसे ये सारे नाम में तेज, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, टॉक, नॉन, डेक जो भी लिखे हैं, ये सभी नाम आपके एक पूर्व लग्न के अंतर्गत आएंगे, और उसके बाद अनुलग्न के अंतर्गत कुछ क्रियात्मक समूह को पढ़ेंगे, वह अनुलग्न के अंतर्गत आते रहेंगे। यहाँ पे दूसरी हमने बात किया कि जो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहिए, या इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, या इसे वलीय यौगिक कहते हैं। इसको वलीय यौगिक कहेंगे। वलीय यौगिक मतलब होता है किसी न किसी ये रिंग से जुड़े हों। जैसे देखिए, ये कार्बन है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये देख रहे हैं कि इधर इस बॉन्ड से जुड़ा है, फिर इस कार्बन से जुड़ी, एक रिंग के रूप में। अर्थात यह जिस तरह से ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, अर्थात जिस तरह से एलिफेटिक कंपाउंड्स आगे तक बढ़ा, उस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिंग उस फॉर्म में नहीं दिख रही है। अतः यह बंद है, तो बंद के लिए साइक्लो, 5 कार्बनों से निर्मित है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसलिए हमने क्या लिखा है? एन लिखा है। तो ये रहा बंद श्रृंखला के, ये रहा आपके खुली श्रृंखला के। उसके साथ आप इस कार्बन परमाणु की श्रृंखलाओं में, जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, ये जितने नाम हैं बस इसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। आगे हम इसके बाद बात करेंगे कि जो हम लोगों का, इसके बाद हम लोग की बात होगी कुछ क्रियात्मक समूहों को लेकर, यानी कि जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो उन फंक्शनल ग्रुपों में जैसे हम पहला फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, कि उस फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे जिसको हम लोग हैलोजन के नाम से जानते हैं, हैलोजन। तो आखिर ये हैलोजन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखेंगे कि ये कुछ क्रियात्मक समूहों की चर्चा करेंगे। हम लोग के माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की क्लास 10वीं का सिलेबस की बात करें, इंटर की बात करें, अपर भी जाएंगे, तो ये कुछ क्रियात्मक समूह जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आज इस फंक्शनल ग्रुपों में जैसे एक छोटा सा टॉपिक है हैलोजन। ये जो हैलोजन होता क्या है, तो आज हम समझेंगे कि आखिर हैलोजन है क्या, हैलोजन हम कहते किसको हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी परिभाषा लिखा हूं कि लवण उत्पन्न, यानी कि लवण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को हैलोजन कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि लवण युक्त पदार्थों को हैलोजन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हैलोजन जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे एक छोटा सा शब्द है, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो एक शब्द लिखे हैं कि हेलोधन जेनेस, हेलो का अर्थ क्या होता है, तो इसी हेलो का अर्थ होता है लवण, और जेनेस का अर्थ होता है मतलब उत्पन्न करने वाला पदार्थ, उत्पन्न करने वाला पदार्थ। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि लवण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को ही हैलोजन कहा जा सकता है, या हैलोजन कहा जाता है। अतः क्या कहना है, हैलोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हेलोधन जेनेस, हेलो का अर्थ होता है लवण, तथा जेनेस का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला। अतः लवण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये, अब ये जो लवण का जो पीएच मान होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि उस लवण का पीएच मान कितना होता है, तो जो लवण होगा उसका पीएच मान सा, जैसे यहाँ पर पीएच लिखे हैं, पीएच है क्या, तो पीएच को हम लोग बोलते हैं
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको कहा जाता है, पीएच को कहा जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम लोग पीएच कहते हैं, पीएच पैमाना, इसका जो पीएच होता है, जो लवण का पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 होता है। जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि पीएच की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पर देखिए एक पीएच स्केल होती है, जिस तरह से आप लोग जो स्केल आमतौर पर यूज करते हो उसी तरह से समझिए कि ये भी एक प्रकार की स्केल होती है। और यह स्केल क्या करती है, ये लिखे हैं अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, मतलब किसी भी पदार्थ, किसी भी प्रकार के पदार्थ की अगर प्रकृति ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम इस पीएच पैमाने का प्रयोग करेंगे। अगर वह पदार्थ इस पीएच पैमाने पर 7 से कम जाता है या 7 से अधिक की ओर पहुंचता है तो उसको हम लोग कहेंगे, 7 से कम होगा तो कहेंगे कि पीएच इसका 7 से कम है, अतः पदार्थ की प्रकृति यह है कि यह पदार्थ अम्लीय होगा। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा उसको कहेंगे कि पदार्थ का जो पीएच मान 7 से अधिक है अतः वह क्षारीय होगा। तो जैसे जैसे अगर यहाँ हम जल की बात करें तो जल का पीएच मान क्या होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, इसका मतलब जल क्या होता है, उदासीन होती है। उसी तरह से देखिए हैलोजन जो शब्द लिखे हैं तो इस हैलोजन का भी पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अतः अगर हैलोजनों की प्रकृति की हम बात करेंगे तो हैलोजन की प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। हैलोजन है कौन, तो देखिए ये पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी, जिस आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हम लोग हेनरी मोजले को मानते हैं, वही आधुनिक आवर्त सारणी में कुल देखे होंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 पीरियड तथा 17 ग्रुप होते हैं, मतलब 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। जिसमें जो 17 नंबर हम समूह की बात करेंगे कि जो 17 समूह होता है, जो 17वां समूह होता है, उसी समूह को हम हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हैलोजन के नाम से जानते हैं। तो इस हैलोजन के, और इसको किसे डिनोट करते हैं, एक्स से, हैलोजन को एक्स से डिनोट किया जाता है। और ये एक्स के क्या हैं, तो सदस्य हैं। देखिए यह एक्स के सदस्य हैं जिसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटीएस्टैटिन बोला जाता है। जिसको एक छोटा सा ट्रिक लिखा हूं कि फसल बरियार, ये तो शब्द, ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है। ये लिखा हूं कि फसल बरियार, अरे भाई किसी की फसल को देखकर तो कह ही सकते हो कि फसल बरियार है। तो फ मतलब फ्लोरीन की याद आ जाएगी, सल मतलब क्लोरीन की याद, बरी मतलब ब्रोमीन की याद, यार मतलब आयोडीन, और आती है तो एस्टैटिन। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटिन ये हैलोजन के सदस्य हैं। इसको एक्स से डिनोट करते हैं और इसे हम दो नामों से जानते हैं। इसको हैलोजन को हम हेलाइड भी कहते हैं और इसे हेलो भी कहते हैं। हेलाइड और हेलो क्या होता है, देखिए ये कभी भी एक्स अगर अकेला दिखे कहीं, इसको मान लो यह निकम्मा है, इसको कोई पूछता नहीं है, ये अकेले दिखता है, तो अगर ये कहीं अकेले दिखे, जिस अवस्था में, जिस रंग रूप में कहीं भी अगर ये अकेला दिखे तो इनके नामों से पुकारना, इसके नामों से इसको याद करेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। लेकिन अगर ये किसी के साथ दिखे, जैसे मान लो अपनी ये प्लानिंग कर लिए हैं कि किसी को लेकर जाना है, तो अगर ये किसी के साथ दिखे तो इसको साथ दिखने के लिए दो चीजें, एक सामान्य रूप से साथ दिखेगा भाई, मतलब सोचेगा कि जैसा हूं उसी फॉर्म में किसी के साथ निकल जाए, तो उससे आप साधारण नाम याद कर लीजिए। और दूसरी चीज ये होगा कि आईयूपीएससी की दृष्टि से, मतलब यह सोचेगा कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तहत शुद्ध रसायन कहते हो, अगर इसके साथ, मतलब इस रूप में इसको देखना है, तो बस इस रूप में देखना है, तो वही बात याद आनी चाहिए कि हमको लगता है कि धरती का शायद ही हम लोगों के वर्ग का कोई प्राणी होगा जो दिन भर में 2-4 बार तो बोल ही देता होगा, और वह शब्द ही है हेलो। कान तर लगाते हैं और पहला शब्द सिखाना नहीं पड़ता है, ये तो आप लोग जानते हैं, सबसे पहले ही बोल लेते हैं हेलो। तो ये अगर इन लोगों को आईपीएससी की दृष्टि से याद करना होगा तो फ्लोरीन है तो इसको आप लोग बोलेंगे फ्लोरो, क्या कहेंगे इसको, फ्लोरो। क्लोरीन है क्लोरो, ब्रोमीन है ब्रोमो, आयोडीन है आइडो,
एस्टैटिन अभी ये इनकम्प्लीट है, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। और जब साधारण की बात होगी तो हैलाइड की दृष्टि से बोलेंगे, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह से नाम लिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जो गिनती लिखे थे अभी कार्बनिक यौगिक की जो श्रृंखलाओं का नाम लिखे थे, तो यहाँ देखिए मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, डेक। यहाँ पर देखिए इसके हाइड्रोजन के हम कुछ उदाहरण ले रहे हैं आप लोग के बीच। जैसे देखिए एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जैसे लिख रहा हूँ CH3Br। तो देखिए भाई इसमें क्या होता है, CH3Br कर लीजिए। दूसरा उदाहरण अगर देना है तो अगर हम बात करेंगे CH3CH2Br कर लीजिए। तो ये क्या है, इसमें देखेंगे तो इसका नाम जो होगा ये तो आप लोग देख ही करिए, ऐसे बता देंगे कि इसमें sp3 संकरण होगा। खैर यहाँ संकरण की बात तो हो नहीं रही है। तो इसका नाम जो होगा, इसका नाम हम लोग देंगे मेथिल, इसको कहेंगे मेथिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड इसको कहेंगे एथिल ब्रोमाइड। ये कहाँ से मेथिल एथिल हुआ। तो देखिए ये जो है ये CH3 जो लिखे हैं हम, ये CH3 है क्या, तो CH3 को बताया गया था कि किसी भी एल्केन के सदस्यों से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल फेंकते हैं तो एल्किल का निर्माण होता है। मतलब किसी भी एल्केन से, दुनिया का कोई भी एल्केन हो, अगर उस एल्केन से बस एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल फेंकते हो तो एल्किल का निर्माण हो गया। अतः एक कार्बन है तो गिनती क्या कहती है, मेथ। और कार्बन के 2 गुने से बस एक अधिक हाइड्रोजन दिखे तो YL जोड़ लीजिएगा तो मेथिल हो गया। और ये ब्रोमीन है, मैंने कहा साधारण नाम लिखना होगा तो हेलाइड की दृष्टि से पुकारेंगे तो ये ब्रोमीन है तो इसका नाम ब्रोमाइड हो जाएगा। जब IPSC नाम लेना होगा तो ये जो नाम रहा साधारण नाम रहा। अगर हम बात करेंगे IUPAC नाम की तो ये चीज है, स्वाभाविक सी बात है। IUPAC मतलब समझिए कि हम बात कर रहे थे इसके अंतर्गत कह की, कार्बन और हाइड्रोजन की, लेकिन इसमें कोई अतिरिक्त सदस्य है जिसको हम लोग हाइड्रोजन का सदस्य मानते हैं। तो ये समझिएगा कि अगर कह के साथ जुड़ा है तो इनका रिश्तेदार है। तो स्वाभाविक सी बात है कि रिश्तेदारों का जो सम्मान होता है वो पहले होता है। तो इसलिए ब्रोमीन है तो इसको क्या कर दो, ब्रोमो। मेथ है, एक कार्बन है तो मेथ। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी। और ये सभी इसमें कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल से, तो इसलिए इसका नाम N हो जाएगा। तो ब्रोमो मेथेन। उसी तरह से इसका नाम लिखेंगे तो इसको बोलेंगे ब्रोमो एथेन। तो ये 2 चीजें IPSC के लिए हेलो के दृष्टि से पुकारना और साधारण के लिए हेलाइड कहना। उसके बाद इसमें से किसी भी कार्बन की श्रृंखला को, किसी भी कार्बन को उठाकर और उसके अनुसार हाइड्रोजन लेकर हेलोजन को लगाकर और हम उसका नाम लिख सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा, इसकी किस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। एक चीज याद रखिएगा, अगर ये हेलोजन परमाणु, ये X को हेलोजन बोला जाता है। अगर यह हेलोजन परमाणु किसी एल्किल से जुड़ा होगा, तो अगर यह डायरेक्ट किसी एल्किल से जुड़ा होगा या अगर हेलोजन परमाणु ये ऐसे RCH2X से जुड़ा होगा, माने कहीं भी CH2X से जुड़ा होगा, तुरंत आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि संकरण जो होगा वो sp3 होगा। इसके साथ हम लोग अन्य बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो इन हैलोजन के अंतर्गत पढ़ेंगे।